नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले एक दशक में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल बदलाव की दिशा में तेज रफ्तार से कदम बढ़ाए हैं। आइए एक नजर डालते हैं भारत की इस टेक्नोलॉजी यात्रा पर। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। आई ड्रीम of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है, बल्कि मिशन टू एम्पावर है। भारत ने बीते 10 वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी छलांग लगाई है। अब हम उपभोक्ता नहीं, नवाचार के निर्माता भी है। भारतवर्ष 2014 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो सपनों और संभावनाओं से भरा था। एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर था जिसे तेज गति, शीघ्र विस्तार और स्मार्ट समाधान चाहिए थे। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मोदी सरकार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन की यात्रा थी। एक आत्मनिर्भर नवाचार से प्रेरित भारत का सपना था जो केवल पीछे नहीं चलता बल्कि विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करता है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत देश में 28 सुपर कंप्यूटर्स स्थापित किए गए हैं जो अब जलवायु पूर्वानुमान से लेकर दवा अनुसंधान तक अहम भूमिका निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने गांवों से लेकर महानगरों तक की दूरियों को सीमित कर दिया है, भाषा, संसाधनों और अवसरों की खाई को पाट दिया है। 2014 में डिजिटल परिवर्तन का शुरुआत को देखना होगा जिसमें 3 चीज़ों का संगम हुआ, जनधन, आधार और मोबाइल, जिसे जाम कहा गया। इसके माध्यम से नागरिकों की पहचान, वित्तीय समावेशन और सस्ते डेटा प्लान्स के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ी। 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया अभियान जिसमें सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन की गई। सस्ते मोबाइल डेटा के चलते कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट को जबरदस्त बढ़ावा मिला। देश में 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें 1.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल सामर्थ्य मिला। इंडिया स्टैक, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शामिल हैं। दुनिया आज इस मॉडल को अपना रही है। गांव में डिजिटल पेमेंट से लेकर मेट्रोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन तक हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो ये है कि आज इंडिया में 1 लाख ऊपर स्टार्टअप्स है और ये स्टार्टअप्स सिर्फ मेट्रोज तक ही लिमिटेड नहीं हैं। हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज से भी नए आइडियाज आ रहे हैं। फिनटेक, एग्रीटेक, टेक, ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां इनोवेशन नहीं हो रहा हो। डिजिटल इंडिया अभियान ने गांव-गांव में तकनीक पहुंचाई है।
आधार, यूपीआई और ड्रोन मैपिंग ने शासन और सेवाओं को पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, यह देश के आर्थिक क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आधार से ही संभव हो सका, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली और सरकार की कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फिर आया यूपीआई। 2016 में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फिनटेक इनोवेशन में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है। चाय बेचने वाले से लेकर टेक स्टार्टअप तक यूपीआई से हर महीने 10 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई वॉलेट नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत। पिछले 11 वर्षों में जो सबसे बड़ा इनोवेशन इकोसिस्टम में बदलाव आया है, हमारे इनोवेटर्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, रिसर्चर्स में यह एक इच्छा शक्ति जागी है, यह एक कॉन्फिडेंस जागा है कि आज हम अपने देश में स्व तकनीक विकसित कर सकते हैं जो न सिर्फ हमारी देश की समस्याओं को और देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस कर सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। और इस दिशा में आपको एक उदाहरण के तौर पर बनाना चाहूँगा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। मोदी सरकार ने आम जन को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर देश की तस्वीर बदल दी। जनधन खातों से लेकर रुपए कार्ड तक 500 मिलियन से ज्यादा लोग बैंकिंग प्रणाली में शामिल हुए, जिनमें से कई लोग पहली बार शामिल हुए। पर यह यात्रा सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। यह सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नवाचार विस्तार देने में सफल रहा। Last 10 years have been game changing. पहले हमारा माइंडसेट सिर्फ कंज्यूमर होने का था, पर अब हम क्रिएटर्स और प्रोडक्ट मेकर्स बन चुके हैं। अगर आप देखो स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत ने ना ही सिर्फ हेल्प किया है, पर एक प्रॉपर सिस्टम भी बिल्ड किया है जहां इनोवेशन को एक्चुअल में ग्रो करने का चांस मिला है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत अब लोगों के पास डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, ई प्रिस्क्रिप्शन और टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं मौजूद है। यहाँ तक कि गांव में भी स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या और स्वयं ने महामारी के दौरान लाखों लोगों के घर घर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई। डिजिटल विश्वविद्यालय, वर्चुअल लैब और एआई संचालित शिक्षण उपकरण ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। पिछले 11 सालों में सरकार ने जिस तरह तकनीकी क्षेत्र में प्रगति की है, उसमें ई मोबिलिटी ने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। इसको संभव करने के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले नीति निर्माण की बात करते हैं। 2015 में शुरू हुई फेम योजना यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन और उपयोग को एक नई दिशा दी। इसके दूसरे चरण फेम 2 के तहत सरकार ने 10,800 करोड़ रकम की घोषणा की। इसका मकसद 10 लाख 2 व्हीलर्स, 5 लाख 3 व्हीलर्स और 55,000 4 व्हीलर्स को प्रोत्साहित करना था। आगे सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना भी शुरू की।
इसका उद्देश्य ई वाहन और उनके कंपोनेंट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। महिलाओं की भागीदारी विज्ञान और अनुसंधान में दुगनी हुई है। विज्ञान ज्योति जैसे योजनाएं से नई पीढ़ी को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में नई उड़ान मिली है। भारत के वैज्ञानिक उत्थान की नींव राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF के निर्माण के साथ रखी गई थी। 2023 में अधिनियमित और 2024 की शुरुआत से चालू होने वाले ANRF ने भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नया ढांचा दिया। इस तरह के अग्रणी कार्यक्रमों के साथ PM अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट 6,900 से अधिक युवा वैज्ञानिकों का समर्थन करता है। EV मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। PAIR सहयोगी नवाचार के माध्यम से संस्थानों का उत्थान करता है और समावेशिता अनुसंधान अनुदान 1,700 से अधिक SC/ST शोधकर्ताओं को वित्त पोषित करता है। ANRF ने एक शोध संस्कृति का निर्माण किया है जो समावेशी, चुस्त और दूरदर्शी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की परिकल्पना जो है वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि हमें विश्व के अग्रणी देशों में बनना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में, तो हम ये जो अनुसंधान है हमारे देश के कुछ संस्थानों तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। हमें अपने अनुसंधान को और व्यापक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs और IISc के अलावा उन संस्थानों को भी हम जोड़ें, उनके रिसर्चर्स को और शोध छात्रों को भी जोड़ें और हमारे अनुसंधान का स्तर व्यापक करें। एक ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि हम जो बेसिक और फंडामेंटल अनुसंधान पर तो काम करें ही, लेकिन उसके अलावा हम ट्रांसलेशनल रिसर्च पर, यानी कि जो रिसर्च हमारे लैब में हो रही है, प्रोटोटाइप स्टेज पर हो रही है, हम उसको कमर्शियल स्केल पर कैसे ले जाएं, इस पर ध्यान दें। और तीसरा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ की जो प्रतिभा है उसको उभारना और उस प्रतिभा को शोध के क्षेत्र में विकसित करना। इन 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और आप ये समझ सकते हैं कि सरकार इस पर कितना जोर दे रही है, ये इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि ANRF का जो गवर्निंग बोर्ड है वो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। और हालांकि हमारा डिपार्टमेंट इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, लेकिन इसका गवर्निंग बोर्ड जो है वो माननीय प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसी से यह पता पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कितनी अहमियत और महत्ता दे रहे हैं। देश के राष्ट्रीय मिशन हमारे तकनीकी भविष्य को आकार दे रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित किए हैं। IISc बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर IIT बॉम्बे में सेंसिंग तकनीक तक। क्वांटम केवल सिद्धांत नहीं, यह अब 152 शोधकर्ताओं, 43 संस्थाओं का एक राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है। PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत का लक्ष्य चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना है। क्वांटम के क्षेत्र में यदि मैं हमारी देश की क्षमताओं का एक आंकलन करूं, तो क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसिंग में हमारा देश अलग अग्रणी बन सकता है। वो क्षमता और वो प्रतिभा हमारे यहाँ है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हमारे देश में जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम के क्षेत्र में भी प्रबल संभावना है और हम उन संभावनाओं को जो है वो और निखार देना चाहते हैं ताकि हम एक विकसित तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सकें। उसके अलावा क्वांटम के क्षेत्र में कई सारी प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स भी आगे आई हैं। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंड किया है, जो अभी उन्होंने हाल ही में 25 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है, लेकिन हमने अब उनको और क्षमता का 64 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। QPI उसका नाम है।
इसी तरीके से क्यूनू लैब करके क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है। तो कई सारी प्रतिभाएं यंग इनोवेटर्स हैं देश में, जो अभी इस तरह की कटिंग एज क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स की दुनिया में आए हुए हैं। क्वांटम तकनीक, एआई और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है। आईआईटीज और वैज्ञानिक संस्थान मिलकर भविष्य की तकनीक विकसित कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने माइटी के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। 7 पेटाफ्लॉप मशीनों सहित 28 सिस्टम अब ऑनलाइन है। सुपर कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। तेल की खोज से लेकर दवा की खोज तक, बाढ़ की पूर्व चेतावनी से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक, ये नवाचार केवल सफलता नहीं है, वे एक स्मार्ट, समावेशी और सुरक्षित भारत की नींव है। भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक ने एक नई कक्षा में प्रवेश किया है। चंद्रयान 3, गगनयान मिशन और 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ इसरो की सफलता है। स्वदेशी रूप से विकसित 5G का रोल आउट दुनिया के सबसे तेज रोल आउट में से एक है। ड्रोन वाले स्मार्ट हाईवे से लेकर वंदे भारत ट्रेनों तक भारत को तेजी से आगे बढ़ा रही है। देश में अब जमीनी स्तर पर तकनीकी क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे में बदलाव हो रहा है। हमारा देश अभी 4G टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया है। आज देश की जो कंपनी है तेजस नेटवर्क्स, जो पहले एक छोटे स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई थी, अभी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने न सिर्फ 4G की टेक्नोलॉजी विकसित की, लेकिन अभी वो एक बड़ी कंपनी का आकार ले चुकी है। वो अभी टाटा समूह की कंपनी हो गई है। और अब भारत संचार निगम लिमिटेड ने, BSNL ने अपनी 4G नेटवर्क का जो विस्तारीकरण करने के लिए तेजस के जो 4G बेस स्टेशंस हैं, जो LTE बेस स्टेशंस हैं, उनको अभी पूरे देश में लगा रहे हैं। और तेजस नेटवर्क्स ने ये 4G के जो बेस स्टेशंस हैं, ये दूसरे देशों में भी आयात किए हुए हैं। तो जो देश पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरी इंपोर्ट करता था, आज हम 4G की क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब 5G के क्षेत्र में एक पैन IIT के नेतृत्व में सारी IITs ने मिलकर एक इंडिया 5G स्टैक डेवलप किया था। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, CVIT चेन्नई, CDOT, CDAC, इन सभी के कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज हम 5G टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुके हैं। यह 5G टेक्नोलॉजी आशा है कि हमारी जो स्टार्टअप से या टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क से उसको अभी मार्केट में लेकर आएंगी, और हो सकता है कि हम अगले वर्षों में स्वदेशी तकनीक से विकसित किए गई 5G टेक्नोलॉजी का भी डिप्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल पर कर सकेंगे। दुनिया जलवायु चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं भारत ने अपने अनुसंधान और कार्यों से सबको चौंकाया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के तहत DST ने एक विशाल जलवायु अनुसंधान ग्रिड बनाया है, जिसमें 16 उत्कृष्टता केंद्र, 29 राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ, 23 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, 1.8 लाख लोगों को प्रशिक्षण, 6 लाख स्कूली बच्चों को क्लाइमेट साक्षरता शामिल है। भारत अब स्टार्टअप महाशक्ति बन चुका है। देश में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जहां नवाचार जमीन से जुड़ा हुआ है। भारत अब वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, और इसका बहुत सारा श्रेय DST को जाता है। 2014 में जहां सिर्फ 400 स्टार्टअप थे, आज भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। देश आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप अर्थव्यवस्था बन चुका है। एग्रीटेक, हेल्थ टेक, स्पेस टेक और डीप टेक जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक के दम पर गांव में बदलाव देखा जा रहा है। स्मार्ट सेंसर, भू सर्वेक्षण और मौसम आधारित समाधान से किसान और समाज को फायदा मिल रहा है। टेक्नोलॉजी अब भारत के युवाओं की आवाज बन गई है। अटल इनोवेशन मिशन, टिंकरिंग लैब्स और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने कक्षाओं और परिसरों में समस्या से समाधान की भावना को आगे बढ़ाया है। आज के छात्र सिर्फ नौकरी चाहने वाले नहीं हैं, वे क्रिएटर और उद्यमी हैं।
भारत का नवाचार ताना बाना अब गांव, कस्बों और टियर 2 शहरों में फैल चुका है, जो भाषा, जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़ रहा है। भारत सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा, ये अपने डिजिटल मॉडल को दुनिया के साथ साझा कर रहा है। G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने वन फ्यूचर अलायंस का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक दक्षिणी देशों को पेश किया जाएगा। रवांडा से लेकर फिलीपींस तक देश समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए इंडिया स्टैक को अपना रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो हमारे देश में हुआ है वो लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ने में हुआ है। जैसे जब इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया, या फिर कोविड की महामारी के समय हमारे देश ने कोविड वैक्सीन डेवलप की, या फिर वेंटिलेटर्स डेवलप किए, इन सब से हमारे युवाओं में, हमारे शोध छात्रों में यह एक विश्वास जागा है कि हमारी सरकार एक अनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रही है, और हमारी सरकार चाहे वो फंडिंग के क्षेत्र में हो, या फिर मार्केट के क्षेत्र में हो, या फिर रेगुलेटरी के क्षेत्र में हो, उन सभी को आसान कर रही है। और आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलप करना संभव है, विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तो यह एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस जागा है। और यह इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जब नारा दिया, तो यह एक तरह से हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही था, ताकि हम अपने युवाओं को अनुसंधान के प्रति प्रोत्साहित कर सके और उनमें ये विश्वास जगा सके, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आज वो टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूज़र न बने, आज वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन और यूपीआई के यूज़र न बने, बल्कि यह सोचे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी मैं कैसे डेवलप करूं ताकि आगे आके उसका व्यापक तौर पर उपयोग हो सके। क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो रहा है कि मेरे जैसे ही साथी युवा इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिनका मैं उपयोग कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं स्वयं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करूं जिसका उपयोग दूसरे करें। तो यह कॉन्फिडेंस हम पूरे देश में देख रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के जरिए हम विकसित भारत के लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। केवल एक दशक में भारत एक तकनीकी उपयोग करने वाले देश से तकनीक निर्माण करने वाला महाशक्ति बन गया है। गांव में वाईफाई से लेकर चंद्रमा तक पहुंचने वाले उपग्रहों तक, कार्ड से QR कोड से लेकर कक्षाओं में AI लैब तक देश की पहचान बन गई है। ये केवल एक डिजिटल परिवर्तन नहीं है, ये एक सामाजिक परिवर्तन भी है। एक ऐसा भारत जो निर्माण करता है, विश्वास करता है और नेतृत्व करता है। एक ऐसा भारत जो एक साथ आगे बढ़ता है। तो ये थी भारत की तकनीकी क्रांति की एक छोटी सी झलक, जहां शोध, स्टार्टअप्स और समावेशी विज्ञान से देश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। भारत अब सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तकनीक बनाता भी है। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए TD न्यूज़।